नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारतीय राजनीति में सब कुछ है, बस एक तराजू नहीं है जिस पर आप नैतिकता तौल सकें। चुनाव बाद की कोई नैतिकता नहीं होती। राज्यपाल के बारे में संविधान की जितनी धाराएं और उनकी व्याख्याएं हैं आप रट लीजिए। व्यवहार में राज्यपाल सबसे पहले अपनी पार्टी के हित की रक्षा करते बताए जाते हैं। यही हम कई सालों से देख रहे हैं, यही हम कई सालों तक देखते रहेंगे। राज्यपालों ने संविधान की भावना और आत्मा से खिलवाड़ न किया होता तो कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मामले में अदालत को राज्यपाल के फैसले पलटने नहीं पड़ते। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले को जब चुनौती दी गई तब हाईकोर्ट ने वहां का कहा था कि लोग गलत फैसले ले सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रपति हो या जज। ये कोई राजा का फैसला नहीं है जिसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। तब के चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मामले में केंद्र सरकार को निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन वो प्राइवेट पार्टी जैसा व्यवहार कर रही है। गोवा और मणिपुर में मामला अलग है। राष्ट्रपति शासन का अलग संदर्भ होता है, सरकार बनाने के समय न्योता देने का संदर्भ अलग होता है। लेकिन टीवी पर एक अजीब सा तर्क सुना एक जानकार को कहते हुए कि गोवा के राज्यपाल ने बीजेपी को इसलिए भी बुलाया होगा क्योंकि बीजेपी के वोट शेयर अधिक थे। ये वो व्याख्या है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है। सीटों के आधार पर तो सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाता है, मगर वोट शेयर का तर्क ये पहला है। तो आप सरकार बनाने के पक्ष में ताकत के दम पर नए नए तर्क सुनने के लिए तैयार रहिए। वोट शेयर को लेकर तर्क देने वालों से सावधान रहिए। कई बार कम वोट शेयर वाले को ज्यादा सीट मिल जाती है तो क्या उसे सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलेगा? जैसे गोवा में ही कांग्रेस को 28.4% वोट शेयर है, लेकिन सीट 17 है, मगर बीजेपी को उससे ज्यादा वोट शेयर है, मगर सीट है 13। मणिपुर में कांग्रेस का वोट शेयर है 35.1% और सीट है 28। बीजेपी का वोट शेयर है 36.3%, मगर सीटों की संख्या कांग्रेस से 7 कम है। गोवा में आम आदमी पार्टी को 6.3% वोट शेयर है, मगर एक भी सीट नहीं। लेकिन गोवा फॉरवर्ड पार्टी को 3.5% वोट है, लेकिन 3 विधायक हैं उसके। इस तर्क से कोई राज्यपाल बिना विधायक वाली आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता ना दे दे। पिछले 2 साल में अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार गिराकर राष्ट्रपति शासन लागू करने के सरकार के तमाम तर्क अदालत में ध्वस्त हुए। दोनों जगहों पर सरकारें बहाल हुई। तब भी अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखा था कि राष्ट्रपति के फैसले और राज्यपाल की रिपोर्ट का बचाव किया, जो अदालत में गलत साबित हुआ। गोवा मामले में उन्होंने फिर इस बार ब्लॉग लिखा है कि कांग्रेस ने बीजेपी पर गोवा के जनादेश चोरी करने के आरोप लगाए हैं, जो सही नहीं है। उनके अनुसार गोवा विधानसभा में बेनतीजा जनादेश आया, एक त्रिशंकु विधानसभा बनी। ऐसी स्थिति में पोस्ट पोल अलायंस होंगे ही बीजेपी एक गठबंधन बनाने में कामयाब रही और राज्यपाल के सामने 40 में से 21 विधायकों का समर्थन पेश कर दिया। वो खुद राज्यपाल के सामने पेश हुए और समर्थन पत्र सौंपा गया है। कांग्रेस ने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा नहीं किया। मनोहर पर्रिकर की अगुवाई में 21 विधायकों के दावे के सामने राज्यपाल 17 विधायकों के अल्पमत को न्योता नहीं दे सकते थे। ऐसी कई पुरानी नजीर है जो राज्यपाल के फैसले का समर्थन करती है। इसके आगे जेटली लिखते हैं कि 2005 में बीजेपी झारखंड की 81 में से 30 सीटें जीती थी। तब 17 विधायकों वाली जेएमएम के नेता शिबू सोरेन को उनके समर्थकों के साथ सरकार बनाने के लिए न्योता दिया गया, बीजेपी को नहीं। 2002 में जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का 28 विधायक जीते, लेकिन राज्यपाल ने पीडीपी के 15 और कांग्रेस के 21 विधायकों के गठबंधन को सरकार बनाने के लिए बुलाया। 2013 में बीजेपी ने दिल्ली में 31 सीटें जीती, लेकिन आप के 28 विधायकों को कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाने का न्योता दिया गया। जेटली के ये तर्क सही लगते हैं, मगर यह साफ नहीं कि उन तमाम उदाहरणों में सबसे ज्यादा सीट हासिल करने वाली राजनीतिक दलों ने क्या कहा था। क्या उन्होंने कहा था कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है? यह हम जानने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के दौर के ऐसे तमाम उदाहरण आपको मिलेंगे जो जेटली जी ने दिया। इसलिए नैतिकता का कोई पैमाना लागू नहीं होता, बशर्ते नैतिकता के लिए आप जिद कर रहे हो। गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री 2 क्षेत्रों से हार गए, उनके साथ 5 मंत्री हार गए, 13 विधायक बने हैं, जबकि कांग्रेस के 17। दोनों के पास सरकार बनाने के लिए 21 चाहिए। दोनों के पास यह संख्या गठबंधन से ही आ सकती थी। बीजेपी से उम्मीद की जा रही है कि वो नैतिकता का प्रदर्शन करेगी और अपनी हार स्वीकार करेगी, लेकिन कांग्रेस ने प्रयास क्यों नहीं किया? अब वो बीजेपी पर आरोप लगाकर क्या साबित करना चाहती है? राज्यपाल को चिट्ठी भेजने की पहल कांग्रेस ने क्यों नहीं की? बीजेपी ने इस मौके को एक मौके के रूप में लिया और नितिन गडकरी को रातों रात दिल्ली से रवाना किया। गोवा में मौजूद दिग्विजय सिंह गोवा फॉरवर्ड पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों को साथ नहीं ला पाए।
सरकार बनाने की चुनौती कांग्रेस के पास बीजेपी से कम थी, मगर वो पेश नहीं कर पाई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री के बहुत से दावेदार थे, उसके टिकट पर 4 पूर्व मुख्यमंत्री जीत गए। तो क्या कांग्रेस के आंतरिक झगड़े का लाभ बीजेपी ने उठाया? कांग्रेस फंस गई? क्या कांग्रेस का नेतृत्व अपने नेताओं को संभाल नहीं पाया? यह संकट कांग्रेस का ज्यादा लगता है, बीजेपी का कम। कांग्रेस कहती है कि राज्यपाल ने नहीं बुलाया, सुप्रीम कोर्ट चली गई मगर उसे वहां से राहत नहीं मिली। जो बहस है वहां पर कांग्रेस टिक नहीं पाई, कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में हार गई। कोर्ट ने कहा कि मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें गुरुवार तक विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कोर्ट से कहा कि राज्यपाल ने बीजेपी को न्योता देकर असंवैधानिक काम किया है, क्योंकि सबसे अधिक सीटें उसके पास हैं। कोर्ट ने पूछा कि अगर संख्या थी तो आपको राजभवन के बाहर क्यों नहीं मार्च करना चाहिए था। अब इस पर बहस हो सकती है कि क्या राजभवन के बाहर मार्च करना अनिवार्य शर्त है? अगर किसी ने किसी दल को धरना देने से रोक दिया, मार्च करने से रोक दिया, तो क्या सरकार बनाने की उसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी? इस बीच मनोहर पर्रिकर गोवा के चौथी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। पर्रिकर ने 2 बार शपथ ली। पहली बार उन्होंने मुख्यमंत्री की जगह मंत्री बोल दिया, लेकिन नितिन गडकरी के कहने पर दोबारा लौटे और शपथ ली। बिहार में लालू यादव के बेटे 2 बार शपथ लेनी पड़ी थी, तब बीजेपी ने खूब मजाक उड़ाया था। IIT से पास आउट पर्रिकर साहब से भी चूक हो जाती है। वैसे पर्रिकर ने करीब 4.25 लाख करोड़ के बजट वाले रक्षा मंत्रालय को छोड़ दिया 14,500 करोड़ के बजट वाले गोवा की कुर्सी संभालने के लिए। यह कम बड़ा त्याग नहीं है। उनके मंत्रिमंडल में बीजेपी के कम सदस्य हैं, गठबंधन के ज्यादा हैं। पर्रिकर के अलावा 8 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें से 2 बीजेपी के हैं, 3 गोवा फॉरवर्ड पार्टी के और 1 निर्दलीय मंत्री और 2 MGP के हैं। यानी समर्थन देने वाली पार्टियों के सभी सदस्यों को लगभग मंत्री बना दिया गया है। 3 सीटें जीतने वाली गोवा फॉरवर्ड पार्टी के 100% विधायक मंत्री बन गए हैं। इसके नेता विजय सरदेसाई, जिनका एकमात्र लक्ष्य था बीजेपी की सरकार को हटाना, बीजेपी की सरकार में मंत्री पूरी पार्टी के साथ बन गए हैं। उनके इस फैसले के खिलाफ उनकी पार्टी के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। विजय सरदेसाई कभी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, निर्दलीय विधायक बने, लेकिन इस बार अपनी पार्टी बनाकर चुनाव में उतरे। हमारे सहयोगी प्रसाद काथे ने लिखा है कि उनके साथ कांग्रेस ने रणनीतिक समझदारी के तहत शिवाली में गोवा फॉरवर्ड पार्टी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, जिसके कारण उस सीट पर बीजेपी के मंत्री दयानंद मांद्रेकर साहब हार गए। विजय सरदेसाई ने चुनाव प्रचार के दौरान मनोहर पर्रिकर पर जमकर हमले बोले, दलाल तक कहा। पर्रिकर के मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय सरदेसाई ने 1 मंत्री के बाद शपथ ली। बीजेपी के मंत्री को हराने वाला बीजेपी की सरकार में मंत्री बन गया। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने अक्टूबर 2016 में 6 पॉइंट का एजेंडा जारी किया था, जिसका मकसद था मौजूदा बीजेपी सरकार को सत्ता से हटाना, गोवा की नदियों का राष्ट्रीयकरण करना, स्थानीय लोगों के लिए नौकरियों में 80% आरक्षण देना। नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 80% आरक्षण की मांग डोनाल्ड ट्रंप को भी प्रेरित कर सकती है। बीजेपी की पुरानी सहयोगी महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के 3 में से 2 विधायक मंत्री बन गए हैं, लिहाजा पर्रिकर सरकार को बहुमत साबित करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी नैतिकता के कारण गोवा में हारने के बाद बीजेपी को सरकार बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था, तो उसी ज्ञात अज्ञात नैतिकता के कारण बहुमत से दूर रह गई कांग्रेस को भी मणिपुर में सरकार बनाने के लिए हल्ला नहीं करना चाहिए। मणिपुर में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी कांग्रेस के बाद दूसरी पार्टी बनकर उभरी है, मगर उसे भी बहुमत नहीं है। मणिपुर की राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि बीजेपी के पास संख्या है और बीरेन सिंह को सरकार बनाने का न्योता दिया गया है। बीरेन सिंह 3-4 महीना पहले कांग्रेस से बीजेपी में आए। इतने कम समय में कांग्रेस से बीजेपी में आकर मुख्यमंत्री बनने वाले वे शायद पहले नेता होंगे। बीरेन सिंह 2002 में डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी से पहली बार विधायक बने, जिसका कांग्रेस में विलय हुआ। 2007 और 12 में वे कांग्रेस के टिकट पर ही विधायक बने और मंत्री भी। 2017 में वे बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं। असम में कांग्रेस से आए हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में सरकार में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। बीजेपी के पूर्वोत्तर में सरकार बनाने में एक अगुवा नेता है। मणिपुर और अरुणाचल के उदाहरण से साफ है कि कांग्रेस के नेताओं का भविष्य बीजेपी में अच्छा है। जिस तालाब में कमल खिल रहा है, उसी में हाथ भी धुल रहा है। उत्तराखंड में सोनिया कांग्रेस और सोनिया बीजेपी का नारा था, मगर कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले 14 में से 12 विधायक बन गए। कांग्रेस के लिए बीजेपी में काफी अच्छा स्कोप है, वो आगे से ध्यान रखें, बीजेपी नेताओं से संपर्क में रहें। गोवा और मणिपुर को लेकर हम बात करेंगे कि क्या राज्यपाल ने कांग्रेस के साथ नाइंसाफी की है या वही किया है जो उन्हें संविधान और सुप्रीम कोर्ट के तमाम आदेशों से करने को कहा गया है। तो प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है AR कोहली साहब। आप 2001 से लेकर 2006 के बीच मिजोरम के राज्यपाल रहे हैं। फैजान मुस्तफा साहब हैं, आप VC हैं नलसर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ।
हैदराबाद के। फैजान साहब, पहला सवाल आप ही से करना चाहता हूं कि जिस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए मुंबई केस से लेकर तमाम आदेशों में बहुत हद तक प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं, क्या सरकार बनाने के लिए किसे न्योता दिया जाए, इस बारे में राज्यपालों के लिए प्रक्रियाएं स्पष्ट हैं या विवेकाधीन अधिकार उनके सबसे ऊपर हैं? रवीश, आपने आज के प्रोग्राम को शुरू करते हुए संवैधानिक नैतिकता की तरफ इशारा किया। अब ये जो संवैधानिक नैतिकता है, ये संविधान की भी नैतिकता है और लोगों की भी नैतिकता है। तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि राज्यपाल को ही ये नैतिकता निभानी है। अब जो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन थी, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने एसआर बोमई के केस में जिक्र किया, उसमें साफ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है कि आप मेजॉरिटी पार्टी के दल को बुलाएं, अगर साफ मेजॉरिटी नहीं है तो सबसे पहले प्री पोल अलायंस जिनका हो उनको बुलाइए। हाँ। अगर प्री पोल अलायंस वाले लोग अवेलेबल नहीं है, हाँ, तो आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाइए। हाँ। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वाले नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस जो हुआ है उनको बुलाइए। और चौथी चीज सरकारिया कमीशन ने कही, हाँ, जो सर्वोच्च न्यायालय ने अपने जजमेंट में एसआर बोमई में लिख दी कि फिर पोस्ट पोल अलायंस ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ लोग बाहर से समर्थन दे रहे होंगे, कुछ अंदर होंगे। इसलिए ऐसी सिचुएशन में मैं ये समझता हूं कि वैसे तो ये राज्यपाल के डिस्क्रिशन का मैटर है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति, लेकिन कोई भी डिस्क्रिशन आर्बिट्ररली एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता। जो राज्यपाल की संतुष्टि होनी चाहिए वो राज्यपाल की अपनी व्यक्तिगत संतुष्टि का बात नहीं हो रही है, संवैधानिक संतुष्टि होनी चाहिए। ठीक है। और संवैधानिक संतुष्टि होने के लिए रवीश, ये जरूरी है कि ये लगे कि जस्टिस किया ही नहीं गया, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। तो इस केस में कांग्रेस की डिमांड इस हद तक जायज है कि कम से कम हमसे फोन पे बात कर लेते, कम से कम हमसे ये पूछ लेते कि क्या आप सरकार बनाने का कोई प्रयत्न करना चाहते हैं। यहां ये हुआ कि जैसे ही बीजेपी ने आनन फानन में उनको लिस्ट दी, और ये बात आपकी सही है कि सरकार बनाने की जल्दी में बीजेपी डेफिनेटली कांग्रेस से आगे निकल गई। शायद कांग्रेस को यूपी की हार और उत्तराखंड की हार का ऐसा सांप सूंघा हुआ था कि वो मणिपुर और गोवा की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन मैं तब भी समझता हूं कि इस केस में कम से कम बात कर लेनी जरूरी थी कांग्रेस से, जबकि उनका फैसला बीजेपी को सरकार बनाने का मैं समझता हूं संविधान के हिसाब से शायद ठीक है। कोहली साहब, जो इन्होंने कहा इस पर ऐसा है रवीश जी, पहले राजनीति को तो एक तरफ कर दीजिए, इलेक्शन की बात की जाए। चुनाव में 40 लोग गोवा की विधानसभा में आ गए हैं, ये जनता का चॉइस है, उनका निर्णय है। अब 40 लोगों ने सरकार बनानी है, सरकार बहुमत की होगी, वो किन्हीं 21 आदमियों को चुन के लेके सामने आ जाए गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास। ये कभी नहीं होगा कि राज्यपाल इसमें इनिशिएटिव ले, उसका काम ही नहीं है। क्या राज्यपाल का, कोई राज्यपाल का कहीं इनिशिएटिव नहीं आएगा। मैं एक बार फिर स्पष्ट अपने जो भी लीडर, इस पॉइंट पर रुकता हूं, अपने दर्शकों के लिए पूछ लूं कि जैसे अभी फैजान साहब ने कहा कि कम से कम एक बार राज्यपाल को फोन करना चाहिए, कहीं फोन ये आपका काम अगर राज्यपाल ये करने जा रहा है वो उसकी स्थिति क्या होगी वो भी मैं बता दूंगा। तो मतलब पहले तो ये है कि ये इनिशिएटिव जो है सरकार बनाने का काम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही है, उन्होंने ही सरकार बनानी है। राइट। और वो चुनेंगे भी कौन से लोग हैं और कौन उनका लीडर है। इसमें अगर पहला काम जो होता है वो हर पार्टी अपना एक नेता चुनती है, और वो नेता चुनते वक्त उनको कहती है कि ये हमारा नेता होगा। अब आप कहो कि भाई 40 आदमी आए, तो 40 आदमियों ने 21 में मिलके मनोहर पर्रिकर को अपना नेता चुन लिया, चले गए राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल नहीं बुलाएंगे तो क्या ये स्पष्ट है कि जिसको सरकार बनानी है उसको राज्यपाल के पास जाना है? उसी को राज्यपाल के पास जाना है। दे टेक ए क्लेम बिफोर द गवर्नर। तो अगर कोई मान लीजिए सर दोनों को बराबर सीट आए और दौड़ के जो पहले राजभवन के गेट पे पहुंच जाए तो उसका दावा होगा? तब राज्यपाल ये कहेगा कि आपके पास बहुमत कहां है।
अगर मान लो 20-20 आते, अब जैसे मिजोरम में ये केस हो गया, 20 लोग जो थे वो, मान लीजिए कि इनके पास भी दावा और कांग्रेस के पास भी दावा, दोनों दौड़ के राजभवन जा रहे हैं, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ठीक है, तब वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकता है। 20-20 हैं तो वो स्थिति नॉर्मली आती नहीं है, ये हमने देखा है। 21-19 हो जाती है, 18-22 हो जाती है। आज तक वो कोई केस ऐसा नहीं आया। मिजोरम में 20 हुए थे, अपोजिशन में बाकी 20 थे, लेकिन उसमें से इंडिपेंडेंट जो कहते थे वो डिफर कर रहे थे, इसलिए वहां ये हुआ नहीं है। ठीक, मैं ये बता दूं आपको। ठीक है। अब क्या है, जब सरकार बनाने का दावा पॉलिटिकल पार्टी ही जाके करती है, उसमें गवर्नर का रोल नहीं है। गवर्नर फोन भी नहीं करते कहीं उसको इनिशिएटिव लेना। अब क्या आता है, तो जो बड़ी पार्टी होती है, जो मैं- अभी उन्होंने बताया, एक से उनकी मैं 4 प्रक्रियाएं हैं कि बड़ी पार्टी, प्री पोल अलायंस, सिंगल लार्जेस्ट, पोस्ट पोल अलायंस। अगर तो सारे ये- पॉलिटिकल प्रोसेस में ये लोग चुप्पी साध लेते हैं कि कोई निर्णय नहीं ले रहे, 3-4 दिन 5 दिन निकल गए, तब राज्यपाल एक ही मैसेज भेजता है कि हर पार्टी अपना अपना लीडर चुने। जैसे यहां 4 पॉलिटिकल पार्टियां थी, पहली थी कांग्रेस, दूसरी बीजेपी, तीसरी आपकी एमजीपी, और चौथी वो आपकी गोवा वाली जी, उनको लीडर कहते हैं। तब वो पहली जो सबसे बड़ी पार्टी उसको बुलाते कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, मैं आपकी सरकार बनाने जा रहा हूं। उसके बाद सेकंड पार्टी को, उसके बाद थर्ड पार्टी फ्रेम भी होता है सर संविधान में कि रिजल्ट निकलने के इतने घंटे के भीतर आपको दौड़ के कुछ नहीं है, कोई नहीं, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। आप जल्द से जल्द जाइए, खत्म, जल्द से जल्द जाइए, जल्द से जल्द जाइए। सरकार रात। देखिए, जैसे ही सरकार हारी, नई सरकार, जैसे पुराने चीफ मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया, उसको यही कहा जाता है कि जब तक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है आप काम करोगे, लेकिन वो कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले सकता। लेकिन सरकार होना जरूरी है, बस यही है कॉन्स्टिट्यूशन में। और गवर्नर का यही रोल है कि सरकार आ जाए। अगर वो स्थिति रह जाती जहां बिल्कुल अनिश्चितता है, तब राज्यपाल। फैजान साहब, आप जो कह रहे थे, अभी आपने AR कोहली साहब को सुना, हाँ, आप कह रहे थे कि राज्यपाल को कम से कम फोन करना चाहिए था। आपने वो 4 बातें बताई, प्री पोल अलायंस, सिंगल लार्जेस्ट अलायंस, पोस्ट पोल अलायंस, ये अपनी संतुष्टि के लिए इन सब प्रक्रियाओं को देखने की बात है। लेकिन इनका कहना है कि राज्यपाल का काम नहीं है बुलाना। नहीं, मेरा रवीश ये नहीं कहना है कि राज्यपाल को बुलाना था, लेकिन जब हंग असेंबली है और एक सरकार चुनाव हारी है, जैसे आपने कहा कि पॉलिटिकल मॉरलिटी के हिसाब से, संवैधानिक नैतिकता के हिसाब से ये तर्क मणिपुर में कांग्रेस के विरुद्ध जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल को इतनी जल्दी नहीं करनी थी। आप ये देखिए कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने कितने दिन लगा दिए, जबकि एक तरफ 10 MLA थे पनीर सेल्वम की तरफ, और दूसरी तरफ 120 MLA थे। तो एक राज्य में राज्यपाल इतनी जल्दी में है और दूसरे राज्य में राज्यपाल इतनी देर लगा रहा है। कहीं संविधान में यह नहीं लिखा कि राज्यपाल वेट करेगा कि सर्वोच्च न्यायालय से क्या निर्णय आने वाला है। तो मैंने उस पर भी लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में कि राज्यपाल को वहां शशिकला को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देना चाहिए था, और जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का फैसला विरुद्ध आएगा वो अपने पद से हट जाएंगी। ऐसे ही यहां क्योंकि राज्यपाल की संतुष्टि का प्रश्न है, तो वो सेटिस्फेक्शन उनको करने के लिए ये करना चाहिए था कि भाई मेरे पास ये क्लेम आया हुआ है, आपको क्या कहना है। अगर एक जरा सी भी बात राज्यपाल ने कर ली होती तो ये बात बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनली मॉरलिटी पे भी पूरी उतरती और संवैधानिक भी होती। और मैं आपको बताऊं, भारत के जी नहीं लिखे हुए की बात नहीं है रवीश, आप ये बात समझ लीजिए कि संविधान में जो कन्वेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस, उनके बारे में यह कहा जाता है कि वो संविधान की सूखी हुई हड्डियों को मांस और गोश्त प्रोवाइड करती हैं उनको कवर करने के लिए। तो ये एक हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन है कि राज्यपाल का सेटिस्फेक्शन जो है वो होगा सब्जेक्टिव, लेकिन आपको लगेगा ऑब्जेक्टिव कि भाई राज्यपाल ने इनसे भी बात की, उनसे भी बात की। और ऐसे ज्यादातर केसेस में आप देखते हैं कि राज्यपाल न सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दलों से बात करते हैं, एडवोकेट जनरल से भी बात कर लेते हैं, अटॉर्नी जनरल से भी बात कर लेते हैं। यहां राज्यपाल ने बहुत जल्दी दिखाई और इसी वजह से कांग्रेस जो है अपना दावा पेश नहीं कर पाई कि अगर एक दूसरे आदमी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया तो अब आप दावा कैसा पेश करेंगे। जी ऐसा है। मैं यहां भी
इन साहिबान से सहमत नहीं हूं। अगर कोई एफिशिएंटली इस देश में काम करता है और जल्दी काम करना चाहता है तो उसके ऊपर ये लांछन आता है कि जल्दबाजी वो की तो है। तमिलनाडु का उदाहरण दिए। नहीं, वो छोड़िए उनकी बात। अगर वो सो गया था तो इसका ये मतलब भी सारे गवर्नर सो जाएं। कौन गवर्नर ठीक? तमिलनाडु वाले सो गए थे, आप ये कह रहे हैं? मैं तो ब्लंटली ये कहना चाहता हूँ तमिलनाडु वाले गवर्नर सो गए मेरे थे। पास अगर जैसे कोई दवा आया तो मैं तो उसको वहीं एक्सेप्ट कर लूंगा। क्यों क्या मैं आप लेट हूं दूसरे भाई? दल को नहीं बताएंगे? क्यों, किस लिए बनाना भाई? उनका काम ही नहीं है। अगर आप दल के पास चले गए दूसरे में तो आप दलदल में फंस गए। एक दल लिया, दूसरा दल लिया, तो आप तो दलदल में फंस गए। क्या आपके दायित्व में एक राज्यपाल के तहत यह सुनिश्चित करना नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई है कि नहीं हुई है? देखिए सुनिए, अगर आपके एमएलए जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो अगर पॉलिटिकल एनिमल्स बनना चाहते हैं तो ये उनका चरित्र है। उसमें राज्यपाल क्या करेगा भाई? वो क्यों करेगा भाई? किस बात पे? उसका काम ही नहीं है। क्या वो नहीं देखेगा अगर कि जो जनता ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाएं कि नहीं बुलाएं? हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी को भी नहीं बुलाया गया, पुराने इतिहास हैं, लेकिन बात यह है कि हम नई नैतिकता क्या बना। पहले मैं आपकी सवाल का जवाब, अगर जनता ने बाहुबलियों को चुन लिया है तो राज्यपाल की नैतिकता कहां आती है उसमें? वो तो जनता ने चुना, और जनता ने जैसे लोग चुने हैं जनता को वैसे लोगों को भुगतना पड़ेगा। बस ये आप मान लीजिए, ये जनता का निर्णय है। सर, लेकिन राज्यपाल को क्यों भुगत? राज्यपाल तो राष्ट्रपति चुनते हैं। राज्यपाल का यही काम है। हम राज्यपाल को क्यों भुगते हैं? वो रूल बुक से जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन है। राज्यपाल की सौगंध यही है। आपको लगता है कि गोवा के मामले में कोई रूल बुक्स का वायलेशन नहीं? बिल्कुल नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, ये यही एक स्थिति थी। अगर वो 21 बना के पहुंच गए हैं, अगर कांग्रेस पहुंच जाती तो उनको बनाते, खत्म बात। तो मौका क्यों नहीं मिला? जो बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी ने मौका लिया ही नहीं। बड़ी पार्टी ने तो अपना लीडर ही नहीं चुना। क्या ये तर्क देना सही है कि आपने जाके राजभवन के सामने धरना नहीं दिया या मार्च नहीं दिया? एक सेकंड मेरी सुनिए, या वो कोर्ट के बाद में ऐसे ही आ गया? आप क्यों लेट हो रहे थे? आपको किस बात का? जब आपके पास 17 है, आप लीडर तो चुनिए। वहां लीडर की प्रॉब्लम कहते हैं। आपने बोला कि कब दावा करना है, कब राज्यपाल को बुलाना है, ये तय नहीं है, तो फिर किसी एक पक्ष को कैसे कह सकते हैं कि वो लेट हो रहे हैं? जिसने पहले जाके पहल कर दी सरकार बनाने की, उसकी पहल हो गई। तो फिर तो मेरी बात हो गई कि सर वो 100 मीटर रेस में दौड़ के जो पहुंच गया, बिल्कुल लिखा हुआ है कि सरकार बनाना तो फुर्र से भागो। और सरकार बननी चाहिए, राज्यपाल का यही कर्तव्य है। तो सरकार तो शपथ होने के दिन तक तो सरकार बनने का चांस था ना। आज सरकार शपथ ग्रहण हुआ। नहीं, मैं यहां बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको, सरकार बननी चाहिए। और सरकार बनने का दावा चुने हुए प्रतिनिधियों से ही आना चाहिए। फैजान साहब, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं, 2 मिनट से आना चाहिए बस। ठीक है, हम उसके बाद ब्रेक लेंगे जी। नहीं, मैं रवीश ये कहना चाहता हूं कि संवैधानिक तौर पे गवर्नर का फैसला सही है, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने गलती की सर्वोच्च न्यायालय जाके, क्योंकि मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि पॉलिटिकल डिसीजंस में अदालतों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो जो जगदम्बिका पाल में या अर्जुन मुंडा के केस में हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पेशल सेशन होगा और वीडियोग्राफी होगी और ओनली एजेंडा होगा, कंपोजिट टेस्ट होगा, मैं समझता हूं ये सब गलत हुआ। ये होना नहीं चाहिए। और ये विधायिका के जो विशेष कार्य क्षेत्र है उसमें हस्तक्षेप है। आज के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस हद तक सही है कि जब राज्यपाल ने पर्रिकर साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया और अब उनसे कहा विश्वास मत लें, तो क्योंकि सदन में विश्वास मत लेना है तो कोई मत होना चाहिए जिसके ऊपर बहस होगी या वोटिंग होगी। तो वो बात उस हद तक सही है, लेकिन बेहतर होता अगर गवर्नर साहब जरा सा वेट करते और थोड़ा कंसल्टेशन ऐसा लगता वो कर रहे हैं, चाहे उनके दिल में जो है वही उन्होंने किया। अब रोमेश भंडारी ने जो यूपी में कल्याण सिंह के साथ किया, या बूटा सिंह ने जो नीतीश कुमार के साथ किया, अगर वही बीजेपी के गवर्नर करेंगे तो ये पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं रहेगी। फिर लोग कहेंगे, मैंने लिखा भी है, बीजेपी लाइक कांग्रेस। तो बीजेपी अगर लाइक कांग्रेस बन जाएगी तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होगा। कांग्रेस वालों का बीजेपी में अच्छा स्कोप है। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम आएंगे, मणिपुर के बारे में जरा बात करना चाहते हैं। अब हम मणिपुर को लेकर बात करना चाहते हैं। फैजान साहब, आपसे पहले आना चाहता हूं, इससे पहले कोहली साहब ने एक बहुत दिलचस्प बात की कि राज्यपाल को नैतिकता से अगर परखेंगे तो मान लीजिए बहुत सारे बाहुबली मिलकर आ जाए, कहेंगे हम सरकार बनाना चाहते हैं, बहुमत है, तो वो किस नैतिकता से इन बाहुबलियों को मना करेंगे? खैर, अब मेरा सवाल ये है कि मणिपुर में कांग्रेस का एक विधायक शपथ लेने से पहले एक दूसरे पार्टी को समर्थन देता है, क्या ये
सही प्रक्रिया है, इसमें कोई दम है? रवीश, ऐसा है कि चाहे गोवा का मामला हो या मणिपुर का, हाँ। देखिए गोवा में 90 के दशक में 12 मुख्यमंत्री बने और कई बार मुख्यमंत्री बीजेपी का है, कांग्रेस में चला गया, फिर इलेक्शन जीत गया। तो ये जो छोटे राज्य हैं उनमें दल बदल होता रहेगा, आया राम गया राम होगा। तो जो आज गोवा मणिपुर में हो रहा है ये देश के और राज्यों में भी होगा, खासतौर से छोटे राज्यों में। इसलिए इस मसले को हल करने के लिए मैं आपको 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। एक तो आप ये देखिए कि संविधान सभा में नजीरुद्दीन अहमद एक मेंबर थे, उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री चुनने के लिए सदन का सेशन बुलाया जाए और कहा जाए हाउस का लीडर इलेक्ट करो। तो अगर हम संविधान संशोधन करके ये बात कर दें तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। हाउस की मीटिंग होगी और उसमें नेता चुन लिया जाएगा, कोई झगड़ा नहीं रहेगा। दूसरी चीज, ये जो पार्टी हॉपिंग और स्विचिंग ऑफ लॉयल्टी, जैसे आपने अभी मणिपुर की एग्जाम्पल दी कि वहां कांग्रेस अभी ओथ नहीं ली है, तो इसमें 2-3 चीजें करने की बहुत जरूरत है। एक तो चुनाव आयोग ये करे कि 6 महीने चुनाव से पहले कहे किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नई पार्टी का। दूसरे वो ये कहे कि सारी पार्टीज जितनी हैं उनके मेंबरशिप का जो रोल्स हैं जी, उनको प्रकाशित कर दें ताकि उसके बाद 6 महीने बाद कोई इधर से उधर पार्टी में ना जाए। और चौथी चीज कि कोई भी एमएलए, जैसे यहां आपने देखा गोवा में सब मंत्री बन गए, कि अगर आप एक दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे जीत के आए हैं, ठीक है जी, आप सपोर्ट कर सकते हैं किसी दूसरी पार्टी को, पर आपको कोई पद नहीं मिलेगा। ठीक है, तब तो होगा ही नहीं। ठीक है, आप ये देखिए कि ये जो डिफेक्शन लॉ था, हाँ, बस अब थोड़ा कम जब समय तक है। इसमें 91वां अमेंडमेंट नहीं हुआ तब तक स्प्लिट के नाम पे पार्टियां टूटती रहीं। अब अगर 3 सदस्य की पार्टी है, एक आदमी उधर चल गया, पार्टी टूट गई। पर सर, कांग्रेस का जो एमएलए गया है, शपथ लेने से पहले ही उसने दल बदल कर लिया। ये एक्चुअली क्या एंटी डिफेक्शन में इसका कैंसिलेशन हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा, सदस्यता चली जाएगी। बिल्कुल जाएगी। गलत हुआ या तो अगर उसकी एक गलत सदस्य के समर्थन से क्या वो उसका समर्थन गिन ही नहीं रहेंगे, वो जो आज आया है वो उसका समर्थन ले ही नहीं रहे, उसके बिना वो सरकार बना रही है। उनके पास 31 का जो आंकड़ा है बिना इसके समर्थन किए। पर जिस तरह से उनको हाईजैक करके ले जाया गया, हाईजैक तो देखिए ऐसा है कि आपके लिहाज से वो गलत है, मतलब बाकी छोड़ दीजिए, दर्शकों के दिमाग में कि अगर शपथ लेने से पहले आप दल बदल नहीं कर सकते, कहीं नहीं, शपथ लेने के बाद भी नहीं आप कर सकते, बाद भी नहीं कर सकते, लेकिन शपथ लेने के पहले नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि राज्यपाल को मणिपुर में चूंकि कांग्रेस की संख्या ज्यादा है, उनको बुलाना चाहिए था? वही सेम स्टोरी लाइक गोवा, जब 31 उन्होंने दे दिया है तो उनकी सरकार कल बन रही है। पर इसमें सर दल बदल, धन, नहीं, एक सेकंड, पता नहीं मंत्री पद, सुनिए पहले सुनिए। जो नागा की पार्टी है वो ऑलरेडी उनकी सहयोगी है बीजेपी की नागालैंड में। जो मणिपुर की पार्टी है वो क्या नाम है, एनपीपी, जो उसकी है संगमा की, वो भी इनकी सहयोगी है नेशनल एनडीए में। तो वो मिला के उनके आते हैं और बाकी 2-3 इंडिपेंडेंट्स आ गए उनके साथ, एक एलजेपी का आदमी आ गया है, तो उनकी तो संख्या बन गई अपने आप ही। तो वहां जरा इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ये संवैधानिक मर्यादाओं के तहत हम बात कर रहे थे, राजनीतिक नैतिकता का विषय अलग है, वो आप उन पार्टियों से पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति आपको कल तक हटाने की बात कर रहा था, दलाल कह रहा था, उसी के नेतृत्व में वो मंत्री पद की शपथ ले रहा था। तो विजय सरदेसाई किस नैतिकता के साथ वहां मंत्री बने हैं, तो ये आप अंदरूनी तौर से बहस कर सकते हैं।